देखिए, आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं, बल्कि अपने स्ट्रगल के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी है। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर बताइए कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी है, आपने क्या किया है, कैसे किया है, कहाँ से किया है, वो मैं सब कुछ बताऊँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा, क्या क्या देखना पड़ा। ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों को देखना पड़े इंग्लिश सीखने के लिए। मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, इसके लिए काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आई कि सर बताइए, जैसे कि शालिनी गुप्ता हैं, सागर हैं शायद मुंबई से, और काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो मैं सोचा ये ऑफलाइन ना होकर के अगर मैं डायरेक्ट स्क्रीन पर आके बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लाइफ की जो स्ट्रगल है वो मेरा 6th क्लास तक जब मैं था तो मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती थी। इंग्लिश कैसी होगी आप अंदाज़ लगा लीजिए। हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ हूँ मैं, आज तक MA वगैरह मैंने कर रखा है, वहाँ तक मेरा सब कुछ हिंदी मीडियम में ही रहा है। कभी भी इंग्लिश मीडियम मैंने नहीं गया हूँ, ना पढ़ाया है ना पढ़ा हूँ। हालांकि कॉम्पिटिटिव लेवल में जब बच्चे आते हैं, टॉपर आते हैं, CBSE बोर्ड के आते हैं, UP बोर्ड के आते हैं, अलग अलग बोर्ड के आते हैं, तो मैं पढ़ाता सबको हूँ। बेसिकली किसी कॉलेज में नहीं, मैं CBSE बोर्ड में नहीं पढ़ा हूँ, ना मैंने पढ़ाया है। हालांकि कुछ समय के लिए मैंने CBSE बोर्ड को स्पेशली मैंने पढ़ाया था कॉलेज में, वैसे मैंने पर्टिकुलरली नहीं पढ़ाया है। तो 6th क्लास तक मुझे हिंदी नहीं आती थी। पहली बात, इंग्लिश कैसी होगी अंदाज़ लगा लीजिए। 6 के बाद कॉलेज चेंज हुआ, तो कॉलेज पहुंचा, थोड़ा माहौल बदला, तो मजबूरी में 2 साल में हिंदी आने लगी, क्योंकि ऐसा माहौल था अगर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा अंदाज़ लगा लीजिए। तो मैंने वहाँ पर हिंदी सीख ली बहुत अच्छी तरह से, और शुरुआत से जो बेकार रहा था वो 8th क्लास में जाकर के मुझे एक अच्छी रैंक की ट्रॉफी भी मिली कॉलेज में। फिर 9th में जब आया तो इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आने लगी, मतलब समझने का मतलब ये शब्द इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इन, एट, ऑन, होम, एसेट्रा, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस। हिंदी स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन एक मन में ये आया कि अपने दोस्तों बीच में कि चलो आज से कुछ ना कुछ इंग्लिश बोली जाए, ऐसे ही रैंडमली। तो जो भी कुछ बोलते थे वो छोटे छोटे सेंटेंस बोलते थे, लेकिन बोलते सही थे हम लोग, आती नहीं थी इंग्लिश। लेकिन फिर उसका 10th में तो हालत वही रही। फिर 10th के बाद स्कूल फिर बदला, फिर मैं इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पहुंचा, जो कि हिंदी मीडियम था। तो उसमें भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब, वहाँ पर तो माहौल बिल्कुल नहीं था, तो वहाँ पर स्ट्रगल चलता रहा। हालांकि ये जो जर्नी रही 12th क्लास तक, उसमें कोचिंग वगैरह नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया अपने फील्ड में, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरुआत से बहुत ज़्यादा ख़राब रही, स्ट्रगल ज़्यादा रहा, तो अरेंजमेंट नहीं हो पाया कोचिंग वगैरह का। फिर उसके बाद जब मैं BA में आया तो इंग्लिश तो मैंने ले ही ली थी, लेकिन वो लिटरेचर था ये और टफ हो गया। ग्रामर समझ में तो भी आता, लेकिन लिटरेचर तो और टफ हो गया जा करके। तो कैसे भी करके मैंने BA कर लिया, पास हो गया ओवरऑल। बाहर जाता था पढ़ने के लिए ट्रेन से, और शाम को रात को आ पाता था, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन कम थी। वहाँ स्ट्रगल चलता रहा, कोचिंग वगैरह नहीं कर पाया पैसों की वजह से। फिर जैसे मेरा BA हुआ तो एक दिन साइबर कैफ़े पे मैं कंप्यूटर सिखा रहा था बच्चों को, बड़े बड़े बच्चे थे। तो उनके फादर आए, तो वो टीचर थे एक्चुअली में, जिनका नाम मिस्टर अनिल द्विवेदी है, बहुत टैलेंटेड आदमी है। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या करते, तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे परेशान हूँ, BA कर लिए, समझ में नहीं यार क्या करूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा, ये होगा वो होगा। 50 चीज़ों ने बताई जो अलग दुनिया की थी, मेरे थॉट में चीज़ थी नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है जॉब वगैरह। तो उन्होंने कोचिंग लेने के लिए बात बोली, तो बोला बेटा फीस ऐसे ऐसे लगेगी। फिर वही टेंशन जो आज तक नहीं हो पाया, पैसों का अरेंजमेंट कोचिंग के लिए, वो कैसे होगा। तो एक्चुअली में मैं काम बचपन से करने लगा था, मैं बचपन से काफ़ी सारे काम करने लगा था। तो 10, 15, 20 रुपये जो भी कुछ पर डे के हिसाब से मुझे मिल जाते थे, लेकिन डेली नहीं, मतलब महीने में 200-300 रुपये कमा लेता था, या फिर कभी कभी 50-60 रुपये। तो स्ट्रगल चलता रहा। तो जब BA कर लिया था, उसके बाद मैं जब पढ़ाने लगा था लोगों को, बच्चों को, तो उससे मेरी अर्निंग होने लगी, इतनी अर्निंग होने लगी कि अगर उन्होंने 500 रुपीज़ बोले कोचिंग के लिए तो मैं अरेंज कर लेता था महीना ख़त्म होने से पहले।
तो वो पढ़ाते गए, मैं पढ़ता गया, बहुत डीप में जानकारी उन्होंने दी, मैं डीप में लेता चला गया। बेसिकली मैंने कैच ज़्यादा किया, तब वो देते गए, क्योंकि टीचर देगा तभी जब आप लेने के लायक हो गए। तो मैंने कैसे भी कर इसको ग्रैब करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों को, और मैंने ग्रैब भी कर लिया। तो उनसे 3-4 साल में पढ़ा लगातार, काफ़ी उन्होंने अच्छा नॉलेज दी, और मैं कंटिन्यू पैसे अपने अरेंज करता रहा कोशिश करके। उसी दौरान जब वो कोचिंग में पढ़ाते तो मैं काफ़ी सारे बच्चों को लेकर गया था अपने साथ में कि तुम भी चलो, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो भगवान की दया से मैं उन बच्चों को भी अकेले में पढ़ाता था, मतलब उनसे भी फीस लेता था। जैसे वो 300 लेते थे तो मैं 100 रुपये में पढ़ाता था बच्चों को कि तुम मुझसे ही पढ़ो, क्योंकि बच्चों को एहसास था क्लास में कि इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, और थोड़ा फ्रेंडली इनसे वजह से वो मुझसे पढ़ने लगे। तो मैं वो मना कर दिया था कि तुम ये मत बताना कि सर को कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि मैं उनकी लायक नहीं हूँ, ना उनकी मैं बराबर हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है मुझे नॉलेज है, तुम पढ़ते रहो। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि मैं कुछ और तो पढ़ाता ही था, साथ ही साथ मैं यहाँ पर भी उन लोगों को पढ़ाने लगा, तो उससे थोड़ी अर्निंग होने लगी। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि जब मैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जो मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ता था, उसके अलावा मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया उनसे MA के लिए, तो और इंग्लिश थोड़ी सी एनहांस हुई मेरी। उसके बाद फिर स्ट्रगल चलता रहा। मैंने पहली बार में ही मैंने SSC का स्टेनो का फॉर्म डाला, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया उसका रिटन एग्ज़ाम। अब रिटन एग्ज़ाम में जो आपको मालूम है कि उसमें रीजनिंग, GS, मैथमेटिक्स और ग्रामर आता है। ग्रामर के लिए तो मैंने पैसे अरेंज कर लिए पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे पास मैथ और रीजनिंग, GS पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने ओवरऑल आर्यंत की बुक ले ली थी, उसी से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दी। काफ़ी एफर्ट्स लगाए तो रीजनिंग थोड़ी बहुत समझ में आने लगी। ओवरऑल पैसे की प्रॉब्लम रही मेरे सामने कि मैं कैसे भी करके पढ़ूँ तो नहीं पढ़ सकता हूँ। तो ग्रामर के दम पर ही मैंने और दिमाग लगा करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। लेकिन मैं बाकी का स्टेनो का पेपर इसलिए देने नहीं गया सेकंड फेज़ में, क्योंकि मुझे स्टेनो आती नहीं थी, उसको सीखनी। मुझे जब उसको सीखना शुरू किया स्टेनो को, तो मुझे ऐसा लगा मुझे इंग्लिश या कंप्यूटर की नॉलेज वो चली जाएगी, ऐसा फील होने लगा, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ है। हालांकि ये जरूर जिसको स्टेनो आता है उसकी नौकरी जरूर लगेगी, ये आप याद कर लीजिए। स्टेनो एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर उसके बाद स्ट्रगल जारी रहा, मैं अर्निंग करता रहा, पैसे में कोचिंग में पैसे वो डालता रहा कंटिन्यू। फिर एक टाइम के बाद मैंने IBPS का फॉर्म भरा, बैंकिंग का। पहली बार IBPS मार्केट में आया था, मैंने तुरंत उसको भरा। उस टाइम पे शायद 400 उसकी फ़ीस थी। और फिर से वही बात कि पैसे तो है नहीं रीजनिंग वगैरह पढ़ने के लिए, तो मैंने इंग्लिश को ही रेडी किया और रीजनिंग वगैरह GS वगैरह अपना थोड़ा वो देखता रहा बुक से ऐसे ही। और हुआ ऐसा कि केवल 1 नंबर से मैथमेटिक्स में मैं IBPS में डिस्क्वालीफाई हो गया। कंप्यूटर में, GS में, इंग्लिश में सब में क्वालिफाई था, बस 1 नंबर से मैं IBPS में रह गया। दुख इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ कि मैंने सोचा शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, चलो अच्छा हुआ मैं बैंकिंग में नहीं गया, जी मेरे माइंड में थॉट आया। देन मुझे पता चला, फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए। और मेरी खासियत रही है कि मैं स्टार्टिंग से ही मैंने बड़े लोगों को पढ़ाया है, छोटे छोटे बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया है। अपने एज से बड़े बड़े लोगों को पढ़ाया है, 35 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल ऐसे लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि उसमें शिक्षा मित्र वगैरह भी आते थे। बड़े लेवल पे ही मैंने पढ़ाया, तो बड़े बड़े लोगों को मैंने पढ़ाया और बड़े बड़े क्लासेस को पढ़ाया, तो मुझसे थोड़ी बहुत नॉलेज आने लगी उससे पढ़ने के बाद। उसी टाइम पे पता चला कि PGT का फॉर्म निकलता उसमें B.Ed नहीं होता है, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं या फिर मेरे पास वो डिग्रीज नहीं है जिससे नौकरी मिलती है, इसलिए मैंने कभी एफर्ट्स नहीं लगाए, केवल SSC वगैरह में डालता रहा। लेकिन जब पता चला 2013 में कि SSC फॉर्म आता है 2013-14 में, जिसमें B.Ed नहीं होता, PGT एक जॉब होती है, इसमें SSC नौकरी मिलती है, मैं इसके वेट करने लगा बहुत ज़्यादा। और उसी दौरान मैं SSC के फॉर्म में डालता रहा, CHSL वगैरह के, और CGL का भी डाला था। CGL मेरे 4 या 5 नंबर से कुछ उसका प्री रह गया था, वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया। CHSL में डाला, वो भी 20 नंबर से रह गया, काफ़ी लंबा गैप है। उसी दौरान PGT का फॉर्म आ गया 16 में, तो मैंने उसमें पूरी अपनी ताकत झोंक दी और ढेर सारा पैसा जो मैंने इकट्ठा कर रखा था, 1500-1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैंने जो पैसा इकट्ठा कर रखा था, वो मैंने सारा पैसा जाकर के कोचिंग में डाल दिया कि मुझे कैसे भी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। लेकिन कोचिंग जाने के बाद
नॉलेज तो बहुत अच्छी लेवल की मिल गई अगेन, और सर से मैं ऑलरेडी पढ़ता रहा और मैं दूसरी जगह भी कोचिंग ज्वाइन कर ली ताकि मुझे कुछ और अच्छी तरह से कंटेंट मिल जाए पीजीटी का। तो बेस्ट पढ़ाया मैम ने, उनका नाम नेहा मैम है, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, और उनके हस्बैंड सुधाकर सर ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने अच्छी नॉलेज दी। तो फिर एक एहसास हुआ कि मतलब कुछ ना कुछ अभी भी कमी है इंग्लिश में, कि ये एग्ज़ाम ऐसे क्वालिफाई होने वाला नहीं है। मुझे ये फील हो गया अंदर से कि जानकारी सब कुछ अच्छी दी, मैं शायद ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ या मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो उसी दौरान फिर समीर सर से मुलाकात हुई, जिनका चैनल है समीर पाठशाला। उन्होंने लास्ट मोमेंट पर मुझे जो जानकारी दी पीजीटी के बारे में, लिटरेचर के रिगार्डिंग, उसमें मैंने अपने नोट्स बनाए, पर्सनल शॉर्ट नोट जितने बना पाए, पूरे नहीं बना पाया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनमें से मेरे 20-25 क्वेश्चन फंस गए जो मैंने नोट्स बनाए थे, जो उन्होंने मुझे जानकारी दी थी सर ने, और जो मैम ने पढ़ाया था एग्जैक्टली वैसे ही पेपर आया, लेकिन 16 वाला पैटर्न चेंज था, लेकिन मेरे फंसा काफ़ी सारा। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप कितने भी एफर्ट्स लगा दो, कुछ भी कर दो, आपकी क्वेश्चन पे सही टिक तभी लगेंगे जब ईश्वर की इच्छा होगी। तो भगवान की दया से और लोगों की आशीर्वाद और दुआओं से मुझे पीजीटी की जॉब मिल गई। तो इसके बाद स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा, मैं पढ़ता रहा कंटिन्यू, और ऐसे समझ लीजिए मैं ऑलमोस्ट 12-13 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। हालांकि 12-13 साल बहुत ज़्यादा होते पढ़ने के लिए, लोग 4-5 साल में परफेक्ट हो जाते हैं। तो परफेक्शन मेरे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि लोग जब अच्छी जगह रहते हैं तो वहाँ पर का माहौल, वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं उस लेवल की नॉलेज देने के लिए। जैसे अगर मैं दिल्ली वगैरह में होता तो मैं 3-4 साल में अच्छा हो जाता, लेकिन जो इतना समय मुझे लग गया है उसका रीज़न बस यही कि मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और मैं बाहर जा नहीं सकता क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। फिर ग्रेजुअली मैंने क्या कि मैं सेल्फ स्टडी की, खुद को पढ़ाया, और आज भी पढ़ता हूँ, काफ़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ता हूँ, तो उनसे मुझे नॉलेज मिलने लगी है। तो कंटिन्यू पढ़ना जो एक शब्द है, और सही चीज़ पढ़ना और पढ़ाते रहना खुद को, और उसमें मन लगना, ये चीज़ें जो हैं यही आपको सिखाती हैं। भले आप फ्लूट सीख रहे हो, बांसुरी सीख रहे हो, हारमोनियम सीख रहे हो, आप पियानो सीख रहे हो, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, आप ग्रामर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, कुछ भी, या यूट्यूबर अच्छा बनना चाहते हो, तो आपको सब मिला करके इसमें एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी, और अपने आप को पढ़ाते रहना कंटिन्यू, पीछे नहीं हटना है, तभी आप सफल हो सकते हो। तो ये सारा स्ट्रगल रहा मेरा इंग्लिश के पर्पज़ से, और जिन्होंने मुझे सहयोग किया है उनका मैंने नाम भी ले लिया है। तो ये सब रहा मेरी स्ट्रगल, और इस तरह से मैंने इंग्लिश सीखी है, और आज भी पढ़ता हूँ। अगर किसी का कोई कमेंट आता है या कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं ऑलमोस्ट 99.99% लोगों के आंसर देता हूँ सभी जगह। मैं खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स करता हूँ उस प्लेटफॉर्म्स को, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, उसको बुक्स में कंसल्ट करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, डिक्शनरी सर्च करता हूँ कहाँ इसका क्या आंसर मिलेगा, उसके बाद फिर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ फ्रेंकली कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। अगर कोई ये कहे मुझे सब कुछ इंग्लिश में आता है या मैं एक टीचर अच्छा हूँ, तो दो बातें हैं, या तो वो रियल में अच्छा टीचर है, सब कुछ आता है, या फिर वो शो ऑफ कर रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको अपना खर्चे चलाना है, अपना परिवार भी देखना है। तो हर टाइप के लोग मिलेंगे, आपको फेक लोगों से दूर रहना है। कोई इंसान क्वालिफाइड है या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, वो नॉलेज कैसे दे रहा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वो सही है कि नहीं, ये चीज़ मैटर ज़्यादा करती है। तो क्वालिफाइड होना ना होना चीज़ एक अलग है, नॉलेज कैसी मिले क्या मिले ये चीज़ एक अलग है, और यही सारा निचोड़ है हर चीज़ का, ये आपको चीज़ समझनी होगी। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही स्ट्रगल वाली, और समय काफ़ी लग गया, अभी भी लग रहा है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। जॉब लगना एक चीज़ एक अलग है और स्टडी करना एक चीज़ अलग है। तो काफ़ी सारे लोग जॉब लगने के बाद रुक जाते हैं कि अब क्या करें पढ़ करके, कोई टारगेट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अपने आप को जब तक आप अपडेट नहीं रखोगे तब तक पीछे हट जाओगे। फैमिली वगैरह भी देखनी होती है, सब कुछ होता है, तो वो चीज़ एक अलग होती है लोगों के लिए। लेकिन इतना याद रखो कि लाइफ में जो है आपको वो काम जरूर करना है जिसके लिए आप चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश अच्छी हो जाए मेरी, तो इसीलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ।
बाकी कोई भी आपको और बात पूछनी हो, मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये जो ऑन स्क्रीन वीडियो बन रहा है मेरा, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं अपने होम टाउन आया हूँ और यहाँ पर अरेंजमेंट है, इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। जहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ऑन स्क्रीन नहीं आ पाता हूँ, और अरेंजमेंट भी वहाँ पर नहीं है, और अकेले रहने तो काफ़ी प्रॉब्लम होती ही है। तो ये रही सारी मेरी जर्नी, एक लंबा स्ट्रगल अभी जारी है। जिन लोगों ने सहयोग किया उनका मैंने बता दिया नाम, बहुत टैलेंटेड लोग हैं ये सभी लोग, सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटी है। और सिलेक्शन में जिसने मेरी हेल्प लास्ट टाइम पर की मैंने उसका भी नाम ले लिया है। और जो भी कुछ पूछना बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने ग्रामर वाले लेक्चर्स में, और वहाँ पर हम लोग चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट लेवल की।